हे गाइस, कैसे आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज नंबर 38 का सेकेंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाएँ, सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने जीएस के जो 24 से 37 तक हैं, ठीक है, सारे टेस्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। जीएस के फुल टेस्ट जो विजन के आते हैं, और इसके साथ साथ पॉलिटी के भी टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया है हम लोगों ने। तो वो सारे अगर वीडियो देखना है आपको तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आ रही है, किसी चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अगर मॉडिफाई करना है तो आप अपना सजेशन भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए। और ये अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे ना तो आप लोग क्या है, एग्ज़ाम जो होने वाला है 4 अक्टूबर को, तो उसमें आप कंफर्टेबल फील करने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि विजन की टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज मानी जाती है। तो और इसके साथ साथ अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया गया है, ठीक है। वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको ईजिली आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो इसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें कहा गया है कि फर्स्ट में कि महरौली का लौह स्तंभ लेख उसके साम्राज्य की सीमा को रेखांकित करता है। सेकेंड है कि महान संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास उसके दरबार में उपस्थित थे, ठीक है। थर्ड है कि चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फाहियान ने उसके शासनकाल के दौरान भारत में का भ्रमण किया था। तो देखो ये तीनों के तीनों आपको स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो ये स्तंभ लेख था महरौली का, ये इसकी सीमा रेखा का रेखांकन करता है, ठीक है। जो चंद्रगुप्त है, ठीक है, इसी को चंद्रगुप्त सेकेंड के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। और इसका जो संस्कृत कवि कालिदास थे इसी के दरबार में थे, और चीनी यात्री फाहियान भी इसी के मतलब दरबार में आया था, और जो समुद्रगुप्त था इसी का पुत्र था, ठीक है। और इसका जो शासनकाल आपको देखने को मिलेगा, तो इसका जो शासनकाल था तो 375 से जो आपको देखने को मिला था 414 जो एडी तक, मतलब ईसा पूर्व तक इसका देखने को मिला था कार्यकाल। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं, डी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा तड़ित झंझा से निम्नलिखित में से कौन सा स्थितियाँ संबंधित है, मतलब जो होता है थंडर स्टॉर्म, उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि ऊपरी उड़ती गर्म वायु का तीव्र अप्रवाह, और सेकेंड है कि सुविकसित कपासी मेघ, और थर्ड है कि शीतल वायु का निम्न प्रवाह। तो ये तीनों स्थितियां जो है आपको देखने को मिलती हैं, ये बनती हैं जो ये जो थंडर स्ट्रोम आता है, यानी तड़ित झंझा जो आती है, उससे तीनों स्थितियां बनती हैं, क्योंकि ऊपर उठती हुई गर्म वायु का तीव्र अप्रवाह हो जाता है, और सुव्यवस्थित जो कपासी वर्षा बादल होते हैं, तभी ये तड़ित झंझावत की स्थिति बनती है, और शीतल वायु का निम्न प्रवाह हो जाता है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 53 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के बारे में तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है। सेकेंड है कि इसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रावधानों की निगरानी करने के लिए एजेंसी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है। तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट गलत आपको देखने को मिलेगा। ये जो आया था बाल श्रम निषेध वाला जो अधिनियम आया था, ये 2005 का जो एक्ट था उसके अंतर्गत इसका गठन किया गया था, ना कि 1986 का, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। और जो इसमें जो चिल्ड्रन की परिभाषा दी है वो 0 से 18 वर्ष जो एज ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, उनको दी गई है चिल्ड्रन की परिभाषा। तो ये वाला बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। तो इसका जो आपको देखने को मिलेगा, इसमें कहा गया है चिट फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि चिट फंडों को समवर्ती सूची का भाग माना गया है, यानी कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बताया है। और सेकेंड है कि राज्य सरकारें चिट फंड के पंजीकरण और विनियमन के लिए उत्तरदायी हैं। थर्ड है कि चिट फंडों को जीएसटी से छूट प्राप्त है। तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, जीएसटी से छूट इन्हें प्राप्त नहीं है। अभी इसकी चिट फंडों में 12% इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। इसीलिए ये मतलब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, और ये समवर्ती सूची का भाग है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और चिट फंडों का जो पंजीकरण और विनियमन है इसके लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाता है, ए ऑप्शन, ठीक है, 1 और 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 54। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत सरकार पेटेंट धारक की सहमति के बिना किसी और पेटेंट उत्पाद का उत्पादन करने वाली उत्पाद
मतलब जो मतलब है, मतलब इसमें कहा गया है कि जो अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत सरकार पेटेंट धारक की सहमति के बिना किसी और को पेटेंट उत्पाद का उत्पादन करने की अनुमति प्रदान करती है। ठीक है। सेकेंड है कि ट्रिप्स जो है वो समझौता अनिवार्य लाइसेंसिंग और पेटेंट के उसके स्वामी के प्राधिकरण के बिना सरकारी उपयोग को प्रतिबंधित करता है। ठीक है। थर्ड है कि भारतीय पेटेंट कानून के अनुसार किसी भी परिस्थिति में अनिवार्य लाइसेंसिंग की अनुमति नहीं दी जाती है। तो इसमें जो कहा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो देखो जो ये पेटेंट के बारे में जो बताया गया है इसमें, तो इसमें देखो ये पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत सरकार पेटेंट धारक की सहमति के बिना ही किसी और को पेटेंट उत्पादन करने के लिए अनुमति प्रदान कर सकती है। ठीक है। ये तो स्टेटमेंट हमारा गलत है, लेकिन ये वाला हमारा मतलब ये वाला हमारा सही है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट, और सेकेंड गलत है, क्योंकि ये ट्रिप्स समझौता जो है जो लाइसेंसिंग और पेटेंट के उसके स्वामी के प्राधिकरण के बिना सरकारी उपयोग को प्रतिबंधित करता है, तो ये गलत है, उसके बिना उसके वो नहीं करता है। ठीक है। तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है। थर्ड में भी जो कहा गया है कि भारतीय पेटेंट कानून के अनुसार किसी भी परिस्थिति में अनिवार्य लाइसेंसिंग की अनुमति नहीं है, तो ये भी गलत है। इसमें अनिवार्य लाइसेंसिंग की अनुमति है जैसे नेशनल इमरजेंसी की स्थिति कोई होती है, ठीक है, या पर एक्सट्रीम कोई इंसर्जेंसी हो जाती है, या फिर देखने को मिलता है जैसे पब्लिक नॉन कॉमर्शियल यूज़ के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये मतलब अनिवार्य लाइसेंसिंग की जा सकती है। तो हमारा केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है, केवल एक। ठीक है। चलते नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में कहा गया है 56 में चकहाओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चकहाओ के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसमें देखो, इसमें कहा गया है कि मिजोरम में उगाए जाने वाले काले चावल की एक किस्म है। ठीक है। सेकेंड है, इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा व्यवसायियों और पारंपरिक चिकित्सा के भाग के रूप में किया जाता है। थर्ड है कि इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो देखो ये जो चकहाओ जो मतलब देखने को मिलेगा, तो ये एक काले चावल की किस्म है और इसे मिजोरम में नहीं मणिपुर में उगाया जाता है। ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड हमारा सही है, क्योंकि इसको जो है जो पारंपरिक चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के रूप में जो है इसे इस्तेमाल किया जाता है और इसे अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो 2 और 3 स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। इसमें कहा गया है कि 2 वन परिस्थिति तंत्र ए और बी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जो 2 वन परिस्थिति तंत्र दिए गए उनके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि प्रत्येक वन में 10 प्रजातियां और कुल 50 वृक्ष हैं। ठीक है। मतलब 10 प्रजातियां और 50 वृक्ष हैं। सेकेंड है कि वन ए में एक प्रजाति के 41 वृक्ष हैं और शेष 9 प्रजातियां एक एक वृक्ष की हैं। ठीक है। थर्ड में है कि वन बी में 10 प्रजातियों में से प्रत्येक के 5 वृक्ष है। तो उपयुक्त संदर्भ में कौन सा मतलब निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि दोनों वनों में प्रजातियों की एक रूपता। सेकेंड है कि ए वन की तुलना में बी वन की विविधतापूर्ण होना। और ये थर्ड है कि वन बी में वन ए की तुलना में कम प्रजाति समृद्धि। और डी में कहा गया है कि वन बी की तुलना में वन ए की विविधतापूर्ण है। तो ये देखो ये हमारा स्टेटमेंट, इसमें जो सही अगर अब निष्कर्ष की बात करें तो इसमें जो सही निष्कर्ष की बात करते हैं तो बी वाला हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है, क्योंकि इसमें जो देखने को आपको मिलता है जो बी वाले आपको स्टेटमेंट है जिसमें ए वन की तुलना में बी वन की विविधता है, क्योंकि इसमें देखो इसमें केवल 41 वृक्ष के एक ही प्रकार के पेड़ हैं, तो उसमें एक रूपता आ गई है, मतलब एक प्रकार के मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ है और 9 मतलब केवल विभिन्न प्रकारों के एक एक ही वृक्ष हैं। लेकिन इसमें जो है 10 प्रजातियों के 5 प्रकार के वृक्ष हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा विविधता हो गई ना इनके मतलब वनों में। ठीक है। तो ये हमारा बी वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा भारत में डचों के आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें जो डचों के बारे में बताना है, तो इसमें कहा गया है कि डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कालीकट में स्थापित की थी। ठीक है। सेकेंड है कि भारत में डचों के आगमन से पूर्व पुर्तगाली और अंग्रेज आए थे। ठीक है। मतलब डचों के आगमन से पूर्व पुर्तगाली और अंग्रेज आए थे, उसके बारे में बताना है। तो ये सेकेंड है कि डचों द्वारा व्यापार की जाने वाली महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तु रेशम, चावल और अफीम थी। ठीक है। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो डचों ने व्यापार में रेशम, चावल और अफीम का ही व्यापार सबसे ज़्यादा किया था। ठीक है। लेकिन जो ये फर्स्ट में कहा गया है तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इनकी प्रथम फैक्ट्री तो जो देखने को मिली थी ये मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में देखने को मिली थी 1905 में। ठीक है। 1905 में देखने को मिली थी, तो ये वाला गलत हो जाता है। और ये सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, क्योंकि जो ये पुर्तगाली थे, ठीक है, ये सबसे पहले आए थे, वास्को डिगामा था, ये
98 में सबसे पहले आया था, ठीक है। और उसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, ठीक है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, थर्ड वाला सही है, तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में सुर्खियों में रहे सीरोलॉजिकल सर्वे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह सर्वेक्षण आबादी के किसी रोग के प्रसार का आकलन करने के लिए आयोजित किया जाता है, ठीक है। सेकेंड है कि इसका किसी दिए गए क्षेत्र की आबादी की मृत्यु दर का उपयोग करके आकलन किया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, क्योंकि ये जो सीरोलॉजी का सर्वे है ये अभी दिल्ली में देखने को मिला था, ठीक है। कोविड-19 की जो महामारी थी इसी के संबंध में, तो इसी में मतलब एक आबादी का सर्वेक्षण किया जाता है जिसके रोग के प्रसार का आकलन किया जाता है, और इसमें आबादी की मृत्यु दर का भी उपयोग करके आकलन किया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो इसमें कहा गया है कि भारत में न्यायपालिका के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है इसमें न्यायपालिका के संदर्भ में। तो इसमें जो कहा गया है कि फर्स्ट में कि किसी राज्य की न्यायिक सेवा के संबंधित व्यक्तियों के पदस्थापन और पदोन्नति पर नियंत्रण राज्य लोक सेवा आयोग में निहित है, ठीक है। सेकेंड में कहा गया है कि एक जिले के सत्र न्यायालय को 7 वर्ष से अधिक का कारावास की सजा के आपराधिक मामलों को निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। थर्ड है कि जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए। तो देखो ये थर्ड स्टेटमेंट सही है हमारा कि जो अधिवक्ता होता है वो 7 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए। और सेकंड इसकी पोजीशन होती है कि मतलब हाई कोर्ट द्वारा इसके रिकमेंड किया जाना चाहिए, और स्टेट व सेंटर की किसी गवर्नमेंट जॉब में इसकी जो है ये इसकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, तब इससे जो है जिला न्यायाधीश बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो कहा गया है कि 7 वर्ष के लिए, तो ये गलत है। जो ये मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है इसमें, मतलब क्रिमिनल मामलों में, तो इसमें क्या होता है कि इसे डेथ सेंटेंस देने का अधिकार होता है, यानी मृत्यु दंड तक देने का अधिकार होता है, और कैपिटल पनिशमेंट भी दिया जाता है, मतलब जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ठीक है, इसके द्वारा। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। और फर्स्ट वाले में जो कहा गया है कि जो ये इसकी न्यायिक सेवा की जो पदोन्नति होती है, पदस्थापन और नियंत्रण राज्य लोक सेवा आयोग के में निहित होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये हाई कोर्ट के अंदर में काम करते हैं। ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा 235 का जो आर्टिकल है उसी के अंतर्गत ये मतलब हाई कोर्ट के अंडर में होते हैं, ठीक है। तो हमारा केवल थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है, ठीक है, ए वाला सही हो जाता है, थर्ड ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि सरकारी खरीद में घरेलू रूप से निर्मित लौह और इस्पात उत्पाद को वरीयता प्रदान करने की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में कम गुणवत्ता और कम लागत वाले आयातित इस्पात का उपयोग कम करना है, ठीक है। सेकेंड है कि घरेलू रूप में निर्मित लौह इस्पात उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जो विशेष आर्थिक क्षेत्र सहित भारत में पंजीकृत और स्थापित संस्थाओं द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। थर्ड है कि इसके कार्यान्वयन की निरीक्षण करने हेतु वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक स्थायी समिति का गठन किया जाता है। तो गलत है थर्ड वाला स्टेटमेंट, क्योंकि ये देखने को मिलेगा आपको जो इस्पात मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसके अंतर्गत ये मतलब इसका गठन किया जाता है। और ये फर्स्ट स्टेटमेंट और 2 सही हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य ये होता है वित्त परियोजनाओं को कम गुणवत्ता और कम लागत वाले आयातित इस्पातों को कम करना, और इसका काम होता है कि निर्मित लौह इस्पात जो होता है उसे विशेष आर्थिक जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है सहित भारत के पंजीकृत और स्थापित संस्थाओं द्वारा उत्पादित किए जा सकते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, थर्ड वाला हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा जो है ए ऑप्शन इसमें सही हो जाता है, 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 62। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति हेतु संविधान में किसी विशिष्ट प्रक्रिया का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। सेकेंड है कि संविधान के अंतर्गत यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी नियुक्ति से पूर्व विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। और थर्ड है कि एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो थर्ड वाला हमारा स्टेटमेंट सही है, मतलब 3 महीने तक हम उसे मतलब 6 महीने तक मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है उसे, अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसके बाद उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी किसी एक सदन की, ठीक है, तभी वो अपने पद पर बना रह सकता है, वरना उससे जो है पदच्युत कर दिया जाता है, मतलब उसे वहाँ से हटा दिया जाता है। और जो सेकेंड स्टेटमेंट जो हमारा कहता है कि जो संविधान के तहत आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी नियुक्ति पूर्व विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, तो ये गलत है। पूर्व नहीं, जो वर्तमान की विधानसभा होती है फिर, ठीक है, उसमें उसको अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, ठीक है।
और ये जो फर्स्ट वाला है तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा इसकी नियुक्ति के लिए संविधान में कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है। हाँ, इतना ज़रूर कहा गया है कि आर्टिकल 164 है तो इसमें कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, ना कि उसके मुख्यमंत्री के चयन की कोई प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो हमारा जो है इसमें ऑप्शन सही है सी वाला, ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसमें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट वाला कहा गया इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइड नेम्स एंड नेबर्स आई कैन संयुक्त राष्ट्र का अंग है, ठीक है। सेकेंड है कि यह वैश्विक आईपी एड्रेस के आवंटन का निरीक्षण करता है और इंटरनेट के डोमेन मुँह को का प्रबंधन करता है। तो ये देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आईपी एड्रेस आवंटन और निरीक्षण करता है, इसका इंटरनेट डोमेन का प्रबंधन करता है, ठीक है। लेकिन ये जो कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का एक अंग है, तो ये गलत है, ये यूएन का अंग नहीं है। आपको देखने को मिलेगा ये आपको इसकी स्थापना जो है 1998 में देखने को मिली थी, जो अमेरिकन मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुप है और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है मतलब एनजीओ, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला गलत हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कहा गया है कि पृथ्वी के संपूर्ण भूगर्भिक इतिहास में चुंबकीय ध्रुवों का स्थान अपरिवर्तित रहा है, और सेकेंड है कि पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर ब्रह्मांडीय कण विकिरण से ग्रह को बचाता है। तो ये सेकेंड वाला सही है, क्योंकि जो ये उनका मैग्नेटिक स्फीयर होता है ये वाला ब्रह्मांडीकरण विकिरण से उस ग्रह को बचाता है। लेकिन ये फर्स्ट में गलत है, क्योंकि ये जो कहा गया कि अपरिवर्तित रहता है जो भूगर्भिक इतिहास में चुंबकीय ध्रुव, तो ये मतलब अभी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है, जो ये मतलब कनाडा में देखने को मिलता है और ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये मतलब पहले जो हमारा पृथ्वी का ध्रुव था उसके वेस्ट में देखने को मिलता था, इस समय आपको देखने को मिलेगा ये ईस्टर्न की तरफ मूव कर रहा है, तो ये परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट गलत हो गया फर्स्ट वाला, सेकेंड सही है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में 65 में कहा गया है कि वर्ष के 65 क्वेश्चन में कहा गया है कि 21 जून को निम्नलिखित में से दिए गए अक्षांशों में कौन से स्थान पर कभी भी अस्त न होने वाले सूर्य का अनुभव होगा। तो फिर फर्स्ट है कि 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और सेकेंड है कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश, और जो आपको देखने को मिलेगा 80 डिग्री ईस्टर्न जो अक्षांश होता है यानी पूर्वी अक्षांश। तो इसका देखो थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता है, ठीक है। तो ये 80 डिग्री अक्षांश जो होता है जो आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये वाला यहाँ तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, फर्स्ट और सेकेंड, तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हाल ही में सुर्खियों में रहा पीके मोहती समिति के संदर्भ में बताना है। तो फर्स्ट है कि निजी क्षेत्र के बैंकों के अभिशासन और नैगमिक ढांचे में सुधार करना है, सेकेंड है कि सशस्त्र बलों में सुधार करना है, और थर्ड सी है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमईज की साधारणीयता से संबंधित मुद्दों को संबंधित है, और डी है कि भुगतान के डिजिटलीकरण से संबंधित है। तो इसका देखो फर्स्ट ऑप्शन सही है ए वाला, क्योंकि जो निजी क्षेत्र के बैंकों के अभिशंसन और निगमिक जो ढांचे में सुधार करने के लिए गठित की गई थी, इसी ने अभी सितंबर 2020 को इसने अपनी रिपोर्ट आरबीआई को सौंपी है, ठीक है। तो उसी के बारे में न्यूज़ में थी, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 67। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कल्याणकारी दृष्टिता को अपनाता है, और सेकेंड है कि 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है, और थर्ड है कि यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों की पूर्ति को सुनिश्चित करता है। तो थर्ड वाला हमारा सही है, ये मतलब जो आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार के अंतर्गत ये आता है, और ये जो आपको देखने को मिलेगा सेकेंड वाला, तो इसमें 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। एपीएल और बीपीएल अनुत्तोदय जो लोग होते हैं, ठीक है। और ये जो कहा गया है कि ये मतलब कल्याणकारी दृष्टि से है, तो ये गलत है, ये मतलब फंडामेंटल जैसे मूल अधिकार की दृष्टिता से है, मतलब राइट टू अप्रोच के लिए ये मतलब जाना जाता है। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाता है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में कहा गया कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि महादेव की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, सतमाला की पहाड़ियाँ, मैकाल की पहाड़ियाँ। तो इसमें देखो
आपको पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। सबसे पूर्व में कौन सी पड़ती है, सबसे पश्चिम में कौन पड़ती है। तो देखो जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ये छोटा नागपुर जो आपको देखने को मिलेगा जो झारखंड वाला क्षेत्र है, ठीक है, उसी में ये मतलब राजमहल की पहाड़ियाँ पड़ती हैं सबसे ईस्टर्न में। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो ये है मैकाल की पहाड़ियाँ, ठीक है। मैकाल की पहाड़ियाँ ये बिहार और उत्तर प्रदेश और एमपी के बॉर्डर पे पड़ती हैं, तो ये मतलब सेकंड पोजीशन पे आएंगी। और महादेव की एमपी में पड़ती हैं, तो ये थर्ड पोजीशन पे आएंगी। और ये जो सतमाला है, ये महाराष्ट्र में पड़ती है, ये मतलब सबसे वेस्टर्न पार्ट में आएंगी, ठीक है। तो हमारा सही हो जाएगा 2 4 1 3, ठीक है, 2 4 1 3 हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि वायुमंडल में जल वाष्प के संधारण को बढ़ा देती है, ठीक है। और सेकेंड है कि वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड के ऊष्मन प्रभाव को बढ़ा देती है। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि जो वायुमंडल में जो कार्बन, ये ग्रीन हाउस गैस है, तो जब ये ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में ज़्यादा इसका संधारण हो जाता है, तो इससे होता क्या है कि यहाँ का मतलब टेम्परेचर गर्म हो जाता है, पृथ्वी का टेम्परेचर गर्म होता है। तो इससे जो वहाँ की स्थिति होती है जो आपको देखने को मिलती है, तो टेम्परेचर जब गर्म होता है तो वाष्पन क्रिया बहुत तेज़ी से होती है, मतलब वाष्पीकरण बहुत तेज़ी से होता है, तो ये वाष्पन क्रिया बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ जब वाष्पन क्रिया बढ़ती है, तो ये मतलब अपने ये भी जो आपको देखने को मिलती है, जो वाष्प होती है, वेपर होती है, ठीक है, ये भी ग्रीन हाउस गैस होती है। तो ये मतलब दोनों मिल जाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वो, क्योंकि जो उसमें CO2 होता है और उसमें H2O होता है, तो दोनों ये क्रिया कर लेते हैं, तो ऊष्मन प्रभाव बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, 1 और 2। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई डीजल प्रमाण पत्र योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सॉरी। यह पेंशन भोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र है, ठीक है। सेकंड है कि यह सुविधा केंद्र सरकार के विभागों और संबंधित एजेंसियों के पेंशन भोगियों तक सीमित है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके साथ साथ जो मतलब जो कोई मतलब जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें भी इसके द्वारा जो है किया जा सकता है, ठीक है। इन तीनों के लिए ये मतलब है ना, कि जो है केवल केंद्र सरकार के लिए। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यह पेंशन भोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रदान करता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 71 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें कहा गया है कि हाल ही में काकरापारा संयुक्त परमाणु संयंत्र के तीसरे, मतलब हाल ही में काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में तीसरे रिएक्टर ने क्रांतिकता की इसमें कहा गया कि हाल ही में काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में तीसरे रिएक्टर ने क्रांतिकता प्राप्त की है। इसका क्या निहितार्थ है। तो क्रांतिकता के बारे में बताना है, जो ये काकरापारा परमाणु संयंत्र है। तो इसमें कहा गया कि यह रिएक्टर के समान परिचालन को संदर्भित करता है, जिसमें वह विखंडन अपक्रिया को बनाए रखता है, ठीक है। सेकेंड है कि यह विद्युत संयंत्र द्वारा शून्य परमाणु अपशिष्ट उत्पादन की स्थिति को संदर्भित करता है। और सी ऑप्शन है कि यह किसी क्षेत्र की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त विद्युत उत्पन्न करने में विद्युत संयंत्र की क्षमता को संदर्भित करता है। थर्ड है कि यह वह स्थिति है को संदर्भित करता है जिसमें शीतलक के रूप में भारी जल क्रांतिक तापमान प्राप्त करता है। तो इसमें देखो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि यह रिएक्टर सामान्य परिचालन के संदर्भ में सामान्य परिचालन को जो संदर्भित करता है, और उसमें वह विखंडन अपक्रिया को बनाए रखता है। इसी को इसकी जो काकरापाड़ा संयंत्र है, इसकी क्रांतिकता कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है काकोरी लूट के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि इसका नेतृत्व हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने किया था, ठीक है। और इसमें एक ट्रेन को रोककर आधिकारिक रेलवे की नकदी को लूट लिया गया था। और थर्ड है कि इसके नेता बच निकले थे और भारत के बाहर अपनी क्रांतिक गतिविधियों को जारी रखा था। तो ये गलत है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पकड़े गए थे। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, ठीक है, वो बच गए थे, वो बच निकले थे इनकी मतलब गिरफ्त से सरकार की। और इसके साथ साथ आपको देखने को मिला था, जैसे अशफाक उल्ला खां था, राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है, अशफाक उल्ला खां था, राम प्रसाद बिस्मिल से रोशन सिंह थे और राजेंद्र लहड़ी थे, ठीक है। ये लोग पकड़े गए थे और इन्हें कुछ को कारावास हुआ था और फांसी की सज़ा दे दी गई थी। इन लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी। और तो ये हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। और ये ट्रेन से मतलब नकदी लूटी गई थी, ठीक है। ये मतलब एक 8 डाउन ट्रेन थी, उसकी नकदी लूट ली गई थी। ये लखनऊ से चली थी, तो काकोरी स्टेशन जो लखनऊ के पास पड़ता है, ठीक है।
तो ये घटना आपको देखने को मिली थी 1925 में, ठीक है। तो ये भी एक मतलब फैक्ट है, तो इसको याद रखिएगा। और ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये भी हमारा सही है, क्योंकि ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मतलब सब लोग मेंबर थे। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है सर, एक और दो स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के बाह्य कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर भारत के बाह्य ऋण के संदर्भ में बाह्य कर में उसकी तो कभी कभी क्या होता है, जो कोई चीज़ पढ़ते रहो एक चीज़ लगातार तो वही चीज़ें आने लगती हैं कोई नहीं यार, थोड़ा सा हो जाता है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में। इसमें कहा गया कि भारत के बाह्य ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित को बाह्य ऋण में उसकी हिस्सेदारी के घटते क्रम में लिखना है। कि मतलब बाह्य ऋण मतलब भारत कितना किस किस क्षेत्र से कितना मतलब बाह्य ऋण लेता है उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि अनिवासी जमाएँ, यानी जो NRI होते हैं उनकी, और वाणिज्यिक उधारियाँ और बहुपक्षीय अभिकरणों से ऋण प्राप्त करना। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा उधारियाँ जो आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो तो ये सबसे ज़्यादा जो है ये वाणिज्यिक उधारियाँ होती हैं, तो कॉमर्शियल बोरोइंग होती है, ये होती है 40% लगभग, ठीक है। लेकिन सेकेंड पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगी जो अनिवासी जो होती हैं, ठीक है, बोरोइंग, तो ये 24% होती है, और बहुपक्षीय से कम होती है, ठीक है। तो हमारा ये हमारा सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड फर्स्ट थर्ड हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में रखे गए मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति के का उद्देश्य है। तो फर्स्ट है कि बहुपक्षीयता और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर समर्थन करने हेतु तो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ सहयोग करना, और बी ऑप्शन है कि प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को नवाचार और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ सहयोग करने का अवसर प्रदान करना, ठीक है। और आपको देखने को मिलेगा सी ऑप्शन में कहा गया है कि 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के क्षेत्र में विदेशी भागीदारों के साथ सहयोग करने में सहायता प्रदान करना। और थर्ड डी ऑप्शन है कि आम आदमी की शिकायतों को दूर करने और साथ ही साथ सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए किया गया है। तो ये प्रगति जो लाया गया है, ठीक है, ये आपको डी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आम आदमी की शिकायतों को दूर करने के लिए और साथ ही सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए लाया गया है। और ये प्रगति का जो अगर बात करें तो देखो इसके जो वो जो हमारा फुल फॉर्म है उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है, क्योंकि देखो इसका प्रगति का फुल फॉर्म होता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड जो टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। और ये मतलब 3 टियर सिस्टम है, क्योंकि मतलब PMO ऑफिस जो होता है, ठीक है, उसके उस बेस पे है ये, मतलब इसका मतलब निवारण किया जाएगा आम आदमी की शिकायतों का। और उसके बाद यूनियन जो गवर्नमेंट सेक्रेटरीट है और जो मतलब स्टेट सेक्रेटरी के अंतर्गत आता है, ठीक है, स्टेट चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। तो 3 स्तरों पे ये काम करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 19वीं शताब्दी के मध्य पंजाब में कुका आंदोलन के मूल सिद्धांत थे। तो फर्स्ट है सिखों में जातिगत भेदभाव का उन्मूलन करना, सेकेंड है कि मांस शराब का उपयोग को हतोत्साहित करना, और थर्ड है कि अंतर्जातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह को अनुमति, और फोर्थ है आधुनिक कानूनों और अंग्रेजों में आधुनिक शिक्षा को अपनाना। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो आधुनिक कानूनों और अंग्रेजी में आधुनिक शिक्षा को अपनाने के लिए इन्होंने विरोध किया था, ना कि समर्थन किया था, क्योंकि ये इसी का विरोध का कारण था। और ये इन्होंने इसमें जातिगत भेदभाव का उन्मूलन किया था, मांस शराब को जो है बंद करने पे प्रोत्साहित किया था, और जो ये अंतर्जातीय विवाह और विधवा विवाह की अनुमति प्रदान की थी, ठीक है। तो 1, 2 और 3 स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं, तो हमारा जो है डी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रह के संदर्भ में यानी NETC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसे भारतीय बाजार की इलेक्ट्रॉनिक पथकर वसूली की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया, यानी NPCI के द्वारा। और सेकेंड है कि यह राष्ट्रीय स्तर पर सभी टोल प्लाजा शामिल करते हुए अंतर प्रचलनीयता परिचालन की सुविधा प्रदान नहीं करता है, ठीक है। और थर्ड है कि इसका उद्देश्य ईंधन खपत को कम करना और परिणामतः वायु प्रदूषण को कम करना है। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि ईंधन खपत कम होगी तो वैसे भी फॉसिल फ्यूल जब कम होता है जलता है तो हमारी वायु पॉल्यूशन जो होता है वो कम होगा, ठीक है। तो इसमें पैसे की बचत होगी और हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा। और ये जो कहा गया है तो इसमें ये गलत स्टेटमेंट है सेकेंड वाला, क्योंकि टोल प्लाजा पे जो सभी टोल प्लाजा है उनको अंतर प्रचालनीयता परिचालन की सुविधा प्रदान करता है, ना कि जो नहीं करता। इसमें स्टेटमेंट जो कहा गया है ये गलत है। और फर्स्ट वाला ये सही है, क्योंकि इसे NPCI ने ही मतलब डेवलप किया है।
जो टोल प्लाजा होते हैं उस पर टोल टैक्स लेने के लिए, जो डिजिटल फॉर्म में। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 77 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय जलीय परितंत्र के बारे में बताना है कि राष्ट्रीय जलीय परितंत्र संरक्षण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह झीलों और आर्द्र भूमियों के संरक्षण के केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। सेकंड है कि यह संरक्षण का प्राथमिक उत्तरदायित्व तो राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित करता है। थर्ड है कि यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समग्र निगरानी में संचालन करता है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ये सही है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये जो है प्राथमिकता उत्तरदायित्व तो जो राज्य सरकार को देता है संरक्षण का, और आर्द्र भूमि और झीलों के लिए प्रायोजित योजना है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। इसमें कहा गया है कि राज्य विधान परिषद के नाम निर्दिष्ट सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशन के लिए योग्य होने हेतु किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड है कि विधान परिषद के सदस्यों में 1/12 सदस्य राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। और थर्ड है कोई भी सदस्य कई बार पुनः नाम निर्देशन हेतु पात्र है। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो सदस्य वो कई बार उस पर निर्वाचित हो सकता है, मतलब पद पर नामित हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो कहा गया है कि विधान परिषद में जो आपको देखने को मिलेगा ये 1/12 नहीं है, ये 1/6 जो है कैंडिडेट को राज्यपाल नियुक्त करता है। और इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे ये वाले 5 क्षेत्रों से आते हैं, ठीक है। जैसे समाज सेवा हो गया, साहित्य हो गया, आर्ट हो गया, और साइंस हो गया, और सहकारिता का क्षेत्र हो गया। इन क्षेत्रों से ये लोग आते हैं, ठीक है। और ये नाम निर्देशन के लिए ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि उसी विधानसभा क्षेत्र से आना चाहिए, तो ये गलत है क्योंकि ये राज्य के किसी मतलब क्षेत्र का मतलब निर्वाचक होना चाहिए, ठीक है। उस राज्य का निर्वाचक होना चाहिए, निर्वाचक नामावली में उसका निर्वाचक होना चाहिए, ठीक है। तो वो हो सकता है, उसे नाम मतलब निर्दिष्ट किया जा सकता है। तो इसका केवल 3 स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है, केवल 3। नेक्स्ट है कि प्रांतीय भारतीय इतिहास में महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि महाजनपदों का गठन सर्वप्रथम 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। थर्ड है कि महाजनपदों के उदय के लिए लोहे के औजार और हथियारों का उपयोग एक महत्वपूर्ण कारक था, ठीक है। थर्ड है कि अधिकांश महाजनपद विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित थे। तो जो आपको देखने को मिलेगा तो ये अधिकांश महाजनपद जो भी थे वो उत्तर में ही थे, जो हमारा विंध्य था, क्योंकि इसके विंध्य के अगर दक्षिण की बात करें तो अमास्का था, ठीक है। यही एक मतलब जनपद था जो दक्षिण भारत में था, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में। और इससे जो तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत सही हो जाता है क्योंकि इसमें देखो जो थे अवंती थी, और मत्स्य था, आपको उज्जैनी था, और काशी था, विदेह था, ये सब मतलब आपको नॉर्थ में ही देखने को मिलते थे, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। और इसमें जो है महाजनपदों के उदय के लिए लोहे के औजारों और हथियारों का उपयोग महत्वपूर्ण कारक था, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। लेकिन ये जो कहा गया है कि महाजनपदों का 3री शताब्दी में, तो ये गलत है क्योंकि ये आपको 6 शताब्दी में देखने को मिला था, ठीक है। 6ठी सेंचुरी BC में देखने को मिला था ये महाजनपद जो भी थे, ठीक है। तो हमारा जो है 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो गया, बी वाला ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन तूफानी मोहर्रिम की परिघटना का सही वर्णन करता है। तो फर्स्ट है कि यह समुद्री जल स्तर में केवल तूफान के कारण वृद्धि होना, और बी है कि मैदानी क्षेत्रों में प्रचलित गर्म और शुष्क पवनों के कारण पवनी तापमान में वृद्धि करता है। थर्ड है सी ऑप्शन है कि यह बादल फटने की तीव्र तड़ित का प्रहार है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका देखो ए ऑप्शन सही है, जो ये समुद्री जल स्तर में केवल तूफानी के कारण जो वृद्धि होना है, ठीक है, उसी के बारे में ये बात करता है, ठीक है। तूफानी मोहर्रिम ये उसी का वर्णन करता है अच्छा सा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 81 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में कुल्हा कदार समूह संदर्भित करता है। तो फर्स्ट है कि लघु चित्रकला का समूह, और बी है कि पूर्वी भारत के युद्ध कला नृत्य कलाकारों का समूह, और बी है कि जैन धर्म वैधानिक साहित्यों के खंड हैं, और डी है कि राजस्थान के क्षेत्रीय रंगमंच से जुड़ा अनुष्ठान समूह है, ठीक है। तो इसमें जो बात करें तो इसका आपको स्टेटमेंट जो इसमें देखने को मिलेगा, तो इसमें जो ये कुल्ल कदार है, ठीक है, ये जो समूह है ये लघु चित्रकला का एक समूह आपको देखने को मिला था, और ये समूह आपको 16 जो है सेंचुरी में देखने को मिला था, ठीक है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आयुर्वेद के संदर्भ में सही है। तो फर्स्ट है कि आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर केवल 3 मूलभूत तत्वों यानी वायु, जल और पृथ्वी से बना हुआ है, ठीक है। सेकेंड है चरक और सुश्रुत
प्राचीन भारत में आयुर्वेद के चिकित्सक थे। तो देखो ठीक है, ये दोनों के दोनों फर्स्ट सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि चरक को आपको देखने को मिलेगा ये 1 से 2 सेंचुरी के समय जो आपको देखने को मिले थे ये चिकित्सक थे, ठीक है। और ये श्रुश्रुत थे, ये आपको देखने को मिला था 4th सेंचुरी में, ठीक है। ये चिकित्सक थे, तो ये दोनों के दोनों थे। और जो ये वाला फर्स्ट वाला कहा गया है कि 3 तत्वों से मिलकर मानव शरीर बना है, तो ये गलत है। ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि और आकाश, ठीक है। और पुरानी जो है कहावत भी सुनी होगी और आप लोगों ने संस्कृत में पढ़ा भी होगा, बहुत अच्छा मैंने भी पढ़ा है, ध्यान है कुछ, कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, इससे मतलब शरीर बनता है। तो ये बहुत अच्छा वो है, तो आप याद रख सकते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, केवल 2 स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 19 शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में श्वेत विद्रोह संदर्भित करता है। तो फर्स्ट है कि भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार के विरुद्ध ब्रिटिश व्यापारियों का आंदोलन, ठीक है। सेकेंड है कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सिविल सेवाओं में वरिष्ठ पदों पर भारतीयों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव विरोध। और थर्ड है कि सी ऑप्शन, ईस्ट इंडिया कंपनी की से राजधानी के ईस्ट इंडिया कंपनी से रानी के प्रति अपनी निष्ठा के हस्तांतरण के कारण यूरोपीय सेना का विद्रोह। और डी है कि पूर्वोत्तर भारत में चाय के बागानों के मालिकों के द्वारा नीतियों के विरुद्ध विद्रोह। तो इसका देखो सी ऑप्शन सही है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो रानी के प्रति अपनी निष्ठा के हस्तांतरण के कारण यूरोपीय सेना में विद्रोह हो गया था, इसी को जो है व्हाइट म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। इसमें कहा गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से किनका अनुसरण किया जाता है। तो फर्स्ट है कि संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत, ठीक है। सेकेंड है कि भारत की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। और डी ऑप्शन है कि विधायिका और कार्यपालिका का पूर्ण पृथक्करण। तो देखो इसमें जो आपकी राज्य व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा, ये मतलब कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण ये नहीं देखने को मिलेगा। जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसमें संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत और सरकार की जो आपको मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, ठीक है, ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमारा 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो जाता है, सी वाला ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कोई सुस्पष्ट ऋतु शीत ऋतु नहीं होती है। तो फर्स्ट है कि समुद्र के मृदुकारी प्रभावों के कारण, विषुवत रेखा से परिघटना के कारण, और थर्ड है कि 12 नदियों की अनुपस्थिति के कारण। तो देखो इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो ये जो है ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि नहीं, ये जो थर्ड वाला ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ जो आपको भारत के प्रायद्वीपीय भारत में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ 12 नदियाँ नहीं हैं, क्योंकि वहाँ जो है जल जो है वहाँ मानसूनी वर्षा से प्राप्त करती हैं नदियाँ। तो मानसून के समय वो बहुत अच्छी रहती हैं, उसके बाद जो है उसमें कम हो जाता है पानी, और कुछ तो इवन सूख भी जाती हैं। और ये विषुवत रेखा के निकट है, ठीक है। और मृदुकारी प्रभाव देखने को मिलता है, मतलब हॉट एंड ह्यूमिड जो है जलवायु देखने को मिलती है। तो इसमें 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 86। इसमें कहा गया कि पारिस्थितिकी संयोजकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, मतलब इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी के बारे में बात करता है। तो फर्स्ट है कि यह प्रजातियों का अबाधित आवागमन और पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं का प्रवाह है। और सेकेंड है कि यह जलवायु परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति पारिस्थितिकीय तंत्र की सुनम्यता है, ठीक है, को बढ़ाता है। तो इसमें जो कहा गया है पारिस्थितिकी संयोजकता के बारे में, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो इसमें दो आपको देखने को मिलेगा, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको सही हैं, क्योंकि ये प्रजाति आबादित आवागमन और पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं का प्रवाह है, ठीक है। और इससे जो है क्या होता है कि जो जलवायु परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति पारिस्थितिकी तंत्र की सुनम्यता बढ़ती है, मतलब उसका विकास होता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है इसका। तो हमारा सी ऑप्शन है 1 और 2। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। इसमें कहा गया है कि 18वीं शताब्दी के भारत में स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो राज्य हैं और उसका संस्थापक बताना है कि कौन 18वीं शताब्दी के बाद समय उसकी स्थापना की थी। तो केरल की बात करें तो मार्तंड वर्मा, ठीक है। अवध की सफदरजंग, और बंगाल की बात करें तो मुर्शीद कुली खान। तो देखो बंगाल की स्वतंत्र जो राज्य की स्थापना की थी मुर्शीद कुली खान ने, और केरल की जो बात करें तो इसमें मार्तंड वर्मा ने की थी। लेकिन अवध में जो बात करें तो ये सफदरजंग नहीं था। अवध में आपको देखने को मिला था जो सादत खान था, ठीक है, इसने अवध की स्थापना की थी, जो है मुगलों से अलग होकर। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट इसमें सही हो जाता है, सी ऑप्शन, और सेकेंड वाला गलत है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में विश्व के विभिन्न भागों में धूमकेतु न्यूओ वाइज देखा गया, मतलब धूमकेतु न्यूओ वाइज देखा गया था। इस संदर्भ में धूमकेतु
धूमकेतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो सही नहीं ये बताना, देखो गाइस इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखा करो आप लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी हमारे गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि ये सूर्य की परिक्रमा के कारण बर्फ और चट्टान और धूल से निर्मित पिंड होते हैं। सेकेंड है इनकी कक्षा ग्रहों की गच्छा को प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। और सी ऑप्शन है ये सदैव पृथ्वी के समान दिशा में ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और डी ऑप्शन है कि इनकी पूंछ सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। तो देखो ये वाला हमारा गलत इसमें स्टेटमेंट है, सी वाला, ठीक है। तो यही हमारा सही हो जाता है, क्योंकि गलत पूछा गया है, क्योंकि सदैव जो बात की है तो सदैव ऐसा मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वैसे सदैव होते तो फिर वो ग्रह की उसमें नहीं आ जाते कैटेगरी में, वो क्यों मतलब क्षुद्र ग्रह धूमकेतु रहते, क्योंकि ये जो होते हैं ये मतलब दोनों दिशाओं में करते हैं। जो पृथ्वी की जो होती है राउंड, उसके और उसके मतलब उसके विपरीत दोनों दिशाओं में ये करते हैं, ठीक है। अपनी दिशा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाता है और ये हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो 89 में इसमें कहा गया कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग के संदर्भ में बायोलिस्टिक शब्द से आप क्या समझते हैं। तो फर्स्ट है कि यह उच्च गति पर कण बमबारी द्वारा परपोषी कोशिकाओं में सीधे डीएनए अंशों को स्थानांतरित करने की विधि है। सेकेंड है कि यह परपोषी कोशिकाओं को संक्रमित करने और परपोषी कोशिकाओं को पुनः संयोजक डीएनए स्थानांतरित करने के लिए एक रोगजनक वेक्टर के उपयोग को संदर्भित करता है। सी है कि यह वह सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि है जिसमें पुनः संयोजक डीएनए पशु कोशिका के नाभिक में सीधे अंतःक्षेपित किया जाता है, ठीक है। थर्ड है कि यह एंजाइमों का उपयोग करके इन विट्रो विश्लेषण द्वारा वांछित डीएनए की कई प्रजातियों का उत्पादन करने की विधि है। तो इसमें जो कहा गया है इसमें बायोलिस्टिक के बारे में, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में जो बायोलिस्टिक होता है उसके बारे में बताने कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमारा देखो ये वाला सही है, क्योंकि ये उच्च गति का कर्ण बमबारी द्वारा परपोषित कोशिकाओं से सीधे डीएनए को अंशों को स्थानांतरित करने की विधि है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें कहा गया है कि युग्म दिए हुए हैं और झील और झीलों के प्रकार बताना है कौन से सुमेलित हैं, ठीक है। तो हमारा देखो सांभर झील की बात करें तो ये गोखू झील बताया गया इसमें है, लुनार है तो ये विवर्तनिकी है, और लोकटक झील है तो एंडोहॉरिक झील है, और बेमनाद है पश्चजल झील है। तो देखो इसमें आपको देखने को मिलेगा ये 4 वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि जो बेमनाद है ये केरल में झील पड़ती है और ये आपको पश्च झील देखने को मिलती है, मतलब बैक वाटर झील देखने को मिलती है। लेकिन जो लोकटक झील है ये आपको लोकटक झील है ये एक आपको देखने को मिलती है, जो लोकटक वाली है ये आपको देखने को मिलती है ऑक्सबो जो लेक होती हैं, ठीक है, उसका ये उदाहरण है, ठीक है। ये मणिपुर में देखने को मिलेगी आपको। और जो लूनार झील है ये विवर्तनिकी का मतलब वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपको क्रेटर झील देखने को मिलेगी, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। और सांभर झील आपको देखने को मिलेगी, ये आपको गोखुर झील नहीं है, ये इंडो राइन झील देखने को मिलेगी। ये जो सांभर झील है ये राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमारा केवल सी ऑप्शन सही है, केवल 4 स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलते हैं 91। इसमें कहा गया है कि शिस्टोसेरेका ग्रेसिया नामक प्रजाति प्रायः सुर्खियों में रही थी। तो फर्स्ट है कि यह एक आक्रामक प्रजाति है जिसने पश्चिमी घाट की प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित किया था। सेकेंड है कि ये हाल ही में भारत पर आक्रमण करने वाली फसल भक्षण शॉर्ट हैंडर रेगिस्तानी टिड्डियाँ हैं। और सी है कि ये ऐसी प्रजातियाँ हैं जो जिस क्षेत्र में वृद्धि करती हैं वहाँ की जैव विविधता को बढ़ाती हैं। और डी है कि यह दक्षिण पूर्व एशिया की स्थानिक सी बैट की एक प्रजाति को संदर्भित करती हैं। तो देखो ये बी ऑप्शन सही है, ये आपको देखने को मिला था, जो ये हाल ही में अभी देखने को मिला था राजस्थान, पंजाब और गुजरात वाले क्षेत्र में, ठीक है, कि यहाँ पर ये रेगिस्तानी जो पाकिस्तान से जो टिड्डियों ने आक्रमण कर दिया था, ठीक है, जो फसल को जो है खाकर नष्ट कर देती हैं, ये बहुत भारी मात्रा में आई थी। और इवन ये यूपी में अभी देखने को भी मिली थी, ठीक है। तो इसका ये आपको देखने को मिलेगा, ये शिस्टोसेरेका जो ग्रेसिया है इसका जो है टिड्डियों का ये बोटेनिकल नेम होता है, ठीक है, जियोलॉजिकल नेम होता है। नेक्स्ट चलते हैं कि 92 क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में नाविक उपग्रह प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट है परीक्षण वाहनों के प्रेक्षप वक्र की गणना करने में, और भू जल स्तर को नापने के लिए, और वाहन की निगरानी करने के लिए। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो हमारा नाविक है, ठीक है, नाविक जो IRNSS देखने को मिलेगा, ठीक है, IRNSS देखने को मिलेगा, तो ये इसी के बारे में बताया गया है। तो ये मतलब जो हमारा पृथ्वी का क्षेत्र है मतलब भारत का भारतीय क्षेत्र से 1500 किलोमीटर तक ये रेंज कवर करता है, जो वहाँ की प्रक्षेपण वाहन के प्रक्षेपक की गणना करता है, भूजल स्तर को नापता है, वाहन की निगरानी भी करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ पड़ोसी देशों को ये भी नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड कराता है। ये भारत का इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम है, अभी तक भारत के पास नहीं था, ये इसरो द्वारा
जो है डेवलप किया गया है। तो हमारा जो है स्टेटमेंट सही हो जाता है डी वाला, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। इसमें कहा गया है कि ग्लोबल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन टू द बेनिफिट द एनवायरनमेंट, यानी ग्लोब एक पहल है। तो ग्लोब के बारे में बताना है तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नासा के बारे में बात करता है। सेकेंड है कि भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए और रूस संघीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी रोस कोसमोस। तो किसने इसे बनाया है? तो इसका देखो ये ऑप्शन सही है, जो नासा ने इसको जो है डेवलप किया है। और ये जो आपको देखने को मिलेगा नासा ने इसे डेवलप किया है, ये सहायता इसके लिए यूएनईपी की इन्होंने सहायता ली है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की, तो इसके द्वारा इन्होंने ली है। और ये मतलब इसमें किया क्या जाएगा, इसमें जो जैसे टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं और साइंटिस्ट हैं, नागरिक हैं मतलब सिटीजन हैं, उन सबको एक साथ लाया जाएगा और उनके कोलैबोरेशन से अच्छा मतलब एक इसमें काम किया जाएगा, ताकि जो है इसे जो हमारी पृथ्वी है उसे जो है स्वच्छ बनाया जा सके, जो उसे और ज़्यादा अच्छा डेवलप किया जा सके, लोगों में जागरूकता हो, पर्यावरण को शुद्ध किया जा सके। और जो ये आपको लगातार ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिल रहा है और पर्यावरण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब इनके बारे में जागरूकता लाना है रिसर्च के बारे में। ठीक है, तो इसी के लिए ये ग्लोब जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि 18वीं शताब्दी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन, मौर्य निम्नलिखित में से कौन शक्ति के विरुद्ध था? हमें बताना है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत के संदर्भ में अमारिया ने निम्नलिखित में से किस शक्ति के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो फर्स्ट है त्रावणकोर शासक के शासनकाल में, भी है असम के अहोम शासक और हैदराबाद के निजाम थे, अवध के तालुकादार थे। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही है, जो असम के अहोम शासक थे। ठीक है, इन्हीं के विरुद्ध ये अमारिया जो है देखने को मिला था विद्रोह, ये असम में देखने को मिला था। ठीक है, तो ये आपको देखने को जो ये वाला जो इसमें ये जो लोअर कास्ट किसान थे, ठीक है, लो कास्ट किसान थे, उनके साथ ये मिलकर जो नेतृत्व इसका किया था अनिरुद्ध देव ने। ठीक है, ये आपको देखने को मिला था 1769 के समथिंग में। ठीक है, तो ये अहोम शासकों के विरुद्ध था। नेक्स्ट चलते हैं कि 95 में इसमें कहा गया कि सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियाँ का उद्गम भारत में है? तो फर्स्ट है कि सतलज, सेकेंड है ब्यास, काबुल है थर्ड, और नुब्रा है फोर्थ, और खुर्रम है। तो इसमें जो देखने को मिलेगा तो देखो ब्यास जो है, ठीक है, ब्यास का जो है इंडिया में है, आपको देखने को मिलेगा रोहतांग पास जो है जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में। ठीक है, रोहतांग पास से आपको देखने को मिलेगा, पहले तो जम्मू कश्मीर कहते थे लेकिन अब लद्दाख है। ठीक है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और नुब्रा की बात करें तो ये नुब्रा की आपको देखने को मिलेगी ये श्रीनगर से। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है श्रीनगर से, वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, लेकिन जो काबुल है, काबुल का अफगानिस्तान में उद्गम होता है, और सतलज का जो आपको राकस ताल है, तिब्बत का क्षेत्र चीन वाला, ठीक है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और खुर्राम जो है इसका जो है पाकिस्तान से उद्गम होता है इस नदी का। तो ये हमारे गलत हैं, यहाँ 2 और 4 स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं कि 96 में इसमें कहा गया कि सरकारी सेवाओं की पदोन्नति में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि पदोन्नति में आरक्षण एक मूल अधिकार है। सेकेंड है कि आरक्षण प्रदान करने से पूर्व राज्यों को सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों और के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को संदर्भित करने वाली मात्रात्मक डेटा को एकत्र करना होता है। ठीक है, तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि ये डाटा प्रस्तुत करना होता है कि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जो है ये शेड्यूल कास्ट नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पदोन्नति की जाती है। लेकिन जो ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें कहा था ये मतलब जो पदोन्नति में आरक्षण है ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। हालांकि इससे जो है आर्टिकल 16(4) में इसको इंक्लूड किया गया है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स नहीं माना है। इसमें जो है ये माना है कि मतलब समानता के अधिकार पर लोगों को मतलब वहाँ पे होना चाहिए, इसलिए ये मतलब एक फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। इसमें कहा गया है कि हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने एमएसएमईज आपातकालीन अनुक्रिया कार्यक्रम के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। या इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि फर्स्ट है कि एमएसएमईज में भारतीय एमएसएमईज के बारे में बात करें तो ये जो है संवर्धन हेतु सहायता करता है। सेकेंड है कि मेक इन इंडिया पहल एमएसएमईज की भूमिका
को बढ़ाता है। और सी है आपदा प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों में MSMEs की भूमिका को बढ़ाना। और डी है रक्षा उपायों से विनिर्माण और MSMEs की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, तो देखो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा स्टेटमेंट, ठीक है, जो ये कहा गया है MSMEs के बारे में, जो विश्व बैंक के साथ इन्हें कोलैबोरेशन किया है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि MSME जो है मीडियम स्मॉल और माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो होते हैं, ठीक है, उसमें वित्तीय प्रवाह के संवर्धन हेतु सहायता करना इसके लिए कहा किया गया है। ये कोविड-19 की महामारी जो थी, ठीक है, उसी के संबंध में 750 बिलियन डॉलर का जो है मिलियन डॉलर का जो है ये मतलब एग्रीमेंट किया गया है विश्व बैंक से, ठीक है, ताकि उनको प्रमोट किया जाए, उनकी जो मतलब स्थितियाँ खराब हो रही, वित्त नहीं प्राप्त हो रहा है, उनके लिए वित्त प्रोवाइड करा जाए और प्रोडक्शन और डिमांड को क्रिएट किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि 98 क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहे विंटर डीजल शब्द के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह अत्यधिक ऊंचाई और निम्न तापमान वाले क्षेत्र के लिए तैयार किया गया एक विशेषीकृत ईंधन है। सेकेंड है इसमें उच्च श्यानता और सल्फर सामग्री होती है। थर्ड है भारत में इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। तो देखो ये थर्ड वाला हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया द्वारा विंटर डीजल को डेवलप किया गया है। लेकिन इसमें जो है जो उच्च वेलोसिटी के बारे में बताता है, तो नहीं, इसमें लोअर वेलोसिटी एंड लोअर सल्फर होता है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि यह अत्यधिक ऊंचाई और निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में तैयार किया जा गया एक विशेषीकृत ईंधन है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 99, इसमें कहा गया कि हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि वह शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह का सलाहकार था। ठीक है, सेकेंड है कि अकबर की सेना को हराकर दिल्ली का शासक बन गया था। और थर्ड है कि वह अकबर के विरुद्ध पानीपत के युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। तो ये देखो आपको देखने को मिलेगा, ये शेरशाह सूरी जो था, ठीक है, उसी का पुत्र इस्लाम शाह था, उसी का ये सलाहकार हुआ करता था। उसके बाद क्या किया इसने जो है एक बंगाल में एक शासन जो 1500 इस शासक को मारकर मोहम्मद शाह को जो बंगाल का शासक था उससे मारकर वहाँ बंगाल का शासक बन गया था 1556 में। ठीक है, उसके बाद इसने अकबर की सेना पर आक्रमण किया दिल्ली पे, और 7 अक्टूबर 1566 को इसने दिल्ली का शासक जो है अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, और जब जो हुमायूं की मृत्यु हुई थी, क्योंकि अकबर वहाँ उस समय नहीं था, तो तब इसने जो है हिंदू राष्ट्र की स्थापना की थी। लेकिन बाद में 1 नवंबर 1956 को जो 1556 को हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है, उसमें इसकी हार हुई थी और ये मारा गया था, ठीक है, अकबर के हाथों। तो ये हमारा देखने को मिलेगा थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है, फर्स्ट भी सही है और थर्ड सेकेंड भी सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है यह सामाजिक रूप से हानिकारक बाह्यताओं का निर्माण करने वाली गतिविधियों पर आरोपित कर है। इसका उद्देश्य तृतीय पक्ष और समग्र रूप से समाज पर उत्पादन की शुद्ध लागत आरोपित करने वाली गतिविधियों को हतोत्साहित करना है। यह कर अर्थव्यवस्था में अधिक दक्षता भी उत्पन्न कर सकता है, विशेषकर तब जब कर में बाह्य क्षति की लागत सम्मिलित होती है। यह वस्तु और सेवा का उत्पादन करने की सही लागत उत्पन्न करता है। तो इसमें किस टैक्स के बारे में बताया गया है? तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है कि टोबिन टैक्स के बारे में, ठीक है, सेकेंड है पिगोनियन टैक्स के बारे में, और सी ऑप्शन है वेल्थ टैक्स, और डी है पूंजी लाभ कर। तो इसमें जो ये पिगोनियन टैक्स है इसी के बारे में ये वर्णन किया गया है, और ये आपको देखने को मिलेगा जो पिगोनियन जो ये टैक्स ये शब्द जो दिया था, जो इंग्लिश एक इकोनॉमिक्स थे ऑर्थर सी, ठीक है, ऑर्थर सी पिगोन, तो इन्होंने ही ये मतलब दिया था। इन्हीं के आधार पर बताया गया था कि बाह्य क्षति की लागत से जो है सम्मिलित होता है इसमें, और अर्थव्यवस्था में अधिक दक्षता उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, ये वाला कर। और जो हमको देखने को मिला था, जो ये उद्देश्य था इसका कि मतलब तृतीय पक्ष और समग्र रूप से समाज में उत्पादन की शुद्ध लागत आरोपित करने वाली गतिविधियों को हतोत्साहित भी करना था इसका स्टेटमेंट। तो हमारा जो है ये पिगोवियन टैक्स के बारे में बताया गया है, तो हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है, सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने 100 क्वेश्चन पूरे हो गए, मतलब 50 क्वेश्चन यहाँ पूरे कर लिए। कल आपको जियोग्राफी का थर्ड वाला टेस्ट मिल जाएगा, तो उसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें अपने एक दोस्त को, या जो भी फेसबुक ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो जो एजुकेशन वाला, उसमें आप शेयर ज़रूर करें इसे एक बार, ठीक है। तो जो है आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों का पेपर बहुत ही करीब आ गया है, अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 1 मंथ बचा हुआ है। तो आप लोग जो है अच्छे से जो है पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक है, और रिवीजन और प्रैक्टिस जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।